स्वागत दोस्तों, के सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे दोस्तों। पिछले एक हफ्ते से लगातार डीएमके पार्टी को कांग्रेस पार्टी मना रही थी दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद कर रहे थे आनाकानी। इसके बाद आखिरकार लिया गया एक ऐसा फैसला दोस्तों कि इसके बाद अब डीएमके का कोई मोल नहीं रहा है। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, कैसे इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होकर उभर रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के आपस के विवाद पर स्पीकर के द्वारा लिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है दोस्तों। बताएंगे पूरी तरीके से कोर्ट में संघर्ष शुरू हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ में राज्य से एक्सपोर्ट को लेकर 15 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन डीएमके पार्टी के नहीं आने से ज्यादा थालापति विजय के बैठकों में आने से ज्यादा मजबूत होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है दोस्तों। उससे पहले इंडिया गठबंधन को एकजुट करने का काम लगातार किया जा रहा है। 8 तारीख यानी परसों इंडिया गठबंधन की एक हाई प्रोफाइल बैठक होने वाली है दोस्तों। इस हाई प्रोफाइल बैठक में ममता बनर्जी नेतृत्व करने वाली है और गठबंधन के सारे सहयोगियों को एकजुट करके इंडिया गठबंधन को मजबूती से तैयार कर रही है दोस्तों। ऐसे में ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा चल रही बैठक की तैयारी के बीच में डीएमके पार्टी ने अचानक से कहा कि उनसे कई दिनों से कांग्रेस पार्टी यानी लगभग एक हफ्ते से कांग्रेस पार्टी इस बैठक में आने के लिए बोल रही है, लेकिन डीएमके पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको धोखा दिया, इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ऐसे में उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद यानी पूरी तरीके से डीएमके के बैठक में आने से खंडन किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी समझ गई कि अब इन्होंने अपने मुंह से मना कर दिया है, तो इसका मतलब अब कांग्रेस पार्टी को दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अब तक कांग्रेस पार्टी ने थालापति विजय को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी डीएमके पार्टी के फैसले का इंतजार कर रही थी। क्योंकि अगर डीएमके पार्टी को कांग्रेस पार्टी नहीं बुलाती और थालापति विजय की पार्टी को और थालापति को बुलाती, तो लोग आरोप लगाते कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन से डीएमके को धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन कांग्रेस ने डीएमके को आने का पूरा मौका दिया दोस्तों, लेकिन एमके स्टालिन ने और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने मना कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे, जबकि इंडिया गठबंधन की बैठक सबकी बैठक है। और अब थालापति विजय से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चोडंकर पहुंचे और गिरीश चोडंकर ने सचिवालय में जाकर विजय से मुलाकात की दोस्तों। थालापति विजय से उन्होंने टाइम मांगा और विजय ने उनको टाइम दिया। इसके बाद इंडिया गठबंधन में उनके आने और डीएमके के जाने को लेकर पूरी चर्चा हुई दोस्तों। उनसे कहा गया कि आप डीएमके की जगह लीजिए और इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए। और इसके बाद विजय की उपस्थिति को लेकर उनसे कहा गया कि आप हमारे साथ आएंगे, इंडिया गठबंधन एकजुट होगा और मजबूत होगा। और कांग्रेस पार्टी टीवी के एक साझा धर्मनिरपेक्ष गठबंधन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। विजय से राहुल गांधी को भी पूरे देश भर के अंदर समर्थन मिलेगा दोस्तों, क्योंकि थालापति विजय को पूरे देश भर के लोग जानते हैं और एक स्टार पावर के तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक नए आकर्षक चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। और पूरे इंडिया के अंदर ऐसे और भी इंडिया गठबंधन को चेहरे चाहिए दोस्तों, इसीलिए थालापति विजय की भूमिका बड़ी होने वाली है। और केवल तमिलनाडु नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिण के कई राज्यों के अंदर उनका डायरेक्ट प्रभाव होगा। और इसके इतर उत्तर भारत के अंदर कई क्षेत्रों में लोग थालापति विजय को जानते हैं, तो उनके इंडिया गठबंधन से जुड़ने पर बड़ी संख्या में लोग भी इंडिया गठबंधन से जुड़ेंगे दोस्तों। इन्हीं कारणों से अब थालापति विजय की कर्नाटका आंध्र प्रदेश के अंदर प्रशंसकों को इंडिया गठबंधन से जोड़ने के लिए थालापति विजय को इंडिया गठबंधन से जुड़ने के लिए बोला गया है दोस्तों। और जो अपडेट आ रही है वो ये कि थालापति विजय ने इस बात को लेकर मंजूरी दी है कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, यानी 8 तारीख को थालापति परसों दिल्ली में मौजूद रहेंगे दोस्तों। और समर्थकों से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कहेंगे। और आप लोग जानते हैं कि थालापति विजय के कितने समर्थक है दोस्तों। सोशल मीडिया पर तो थालापति विजय पूरी तरीके से माहौल बनाकर रखेंगे और इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि डीएमके पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा नहीं होने से ज्यादा बड़ी खबर यह है कि थालापति विजय इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं और ये अपने आप में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने वाली एक बड़ी अपडेट है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने भी संघर्ष का रास्ता चुना है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस को वापस से मजबूत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद ममता बनर्जी ने एक सीनियर नेताओं की बैठक बुलाई दोस्तों। इस बैठक में ऋतव्रत बनर्जी, जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और दावा किया गया कि उनके पास टीएमसी के 58 विधायकों का समर्थन है और समर्थन का पत्र स्पीकर को सौंपा गया, जो बीजेपी के नेता भी है। तो स्पीकर ने ऋतव्रत बनर्जी को ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर तृणमूल कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बना दिया दोस्तों। इस बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट
में चुनौती देने का फैसला लिया है और सोमवार को यानी 2 दिन के बाद याचिका दायर की जाएगी। दोस्तों बागी विधायक को पहले अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर नया जनादेश लेकर आना चाहिए। ममता बनर्जी के घर पर हुई मीटिंग में 8 विधायक और 6 सांसद मौजूद थे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी महासचिव के तौर पर पार्टी में काम करते रहेंगे दोस्तों, यानी कोई भी इसमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 3 जून को टीएमसी के 58 विधायकों के ऋतव्रत बनर्जी को समर्थन दिए और नेता चुने जाने को लेकर अपडेट आई थी दोस्तों। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने सारे पोस्ट को बरकरार रखा है। ममता बनर्जी टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी। अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम करते रहेंगे। डेरेक ओब्रायन संयुक्त सचिव के तौर पर काम करते रहेंगे। डोला सेन संयुक्त सचिव और चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष, सयोनी घोष को युवा टीएमसी की अध्यक्ष और माला रॉय को महिला टीएमसी की अध्यक्ष बनाकर रखा गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी संगठन और सरकार उसी तरीके से चलती रहेगी। यानी ममता बनर्जी बागी विधायकों के सामने झुकने को तैयार नहीं है दोस्तों और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट में पता चला है कि ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में बगावत करने वाले विधायकों के बीच में भी बगावत हो गई है और ममता बनर्जी को नेता बनाने के लिए पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है। तो दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से इतर टूट जाए ये कह पाना काफी मुश्किल है, इसीलिए जल्द बड़ी फूट बागी नेताओं के अंदर भी होने वाली है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस के कमजोर होने की खबर लगातार मीडिया में छाई हुई है दोस्तों। इस कारण से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, खासकर जो स्थानीय स्तर के नेता है, वो सोच रहे हैं कि वो आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या और जाए तो जाए कहां। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के इन नेताओं के लिए एक विकल्प बनकर उभर रही है दोस्तों। पहले हावड़ा के अंदर कुछ दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले 100 से ज्यादा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था दोस्तों, क्योंकि भविष्य की चिंता हो रही थी। इसके बाद अब कूच बिहार के अंदर तो और एक और बड़ा तगड़ा खेला हो गया दोस्तों। अपडेट यह है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रही अफरा तफरी की स्थिति को लेकर टीएमसी के 1-2 नहीं बल्कि 6 पार्षदों ने पार्टी बदल ली दोस्तों और मेखलीगंज नगर पालिका का अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस का नहीं अब कांग्रेस पार्टी का बन गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अंदर अफरा तफरी और एक तरीके से कंफ्यूजन हो गई है दोस्तों, जिस कारण से लोग एक ऐसी पार्टी में जाना चाहते हैं जो तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा वाली पार्टी हो और पार्टी पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दे। और कांग्रेस पार्टी बंगाल में एक विकल्प के तौर पर उभर रही है, यानी जहां पर टीएमसी के नेताओं को लग रहा है कि पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस अनिश्चित दौर से गुजर रही है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी विकल्प है दोस्तों। यानी यूं कहिए कि पहले तृणमूल कांग्रेस का नगर पालिका का अध्यक्ष होता था मैखलीगंज के अंदर और उसके 5 पार्षद और हुआ करते थे, टोटल 6 लोग हुआ करते थे। अब यही लोग सत्ता में है, यानी नगर पालिका के अध्यक्ष वही है जो पहले थे, केवल नाम बदल गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, आज वो कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो ये कई जगह पर बंगाल में देखने को मिल रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अफरा तफरी की स्थिति के कारण बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई और नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख और राज्यसभा के उम्मीदवार पवन खेड़ा ने सोना रिफाइनिंग और आभूषण विनिर्माण क्षेत्र की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड, जिसके मालिक के साथ में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी है दोस्तों, बहुत साल पुरानी तस्वीरें भी है, ऐसा लगता है कि बहुत पुराना नाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर 15 लाख करोड़ के स्कैम का आरोप लगाया दोस्तों, घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार में कौन इसका जिम्मेदारी लेगा, कौन जिम्मेदारी लेकर कार्रवाई करेगा। और इसके बाद ये भी पूछा गया कि आखिर ईडी वाले कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर हम किसी से विपक्ष की हैसियत से भी अगर पूछ लेते हैं कि क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए या नहीं आए, तो ये लोग खिसिया जाते हैं। इधर नरेंद्र मोदी के दोस्त राजेश भाई ने 15 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया और मेहुल भाई, विजय भाई, नीरव भाई, ललित भाई और राजेश भाई किसके दोस्त है, ये सवाल पूछा गया नरेंद्र मोदी के। ये भाईचारा जो है उसने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है, ये भाईचारा बड़ा महंगा पड़ रहा है देश को। और पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार और पूंजी बाजार नियामक सेबी इस मामले पर महीनों तक कुंडली मारकर बैठी रही, जबकि यह एलआईसी के करोड़ों निवेशकों और छोटे शेयर धारकों के हित से जुड़ा हुआ मामला था। खेड़ा ने कहा कि 3 जून 2026 को सेबी के आदेश आते हैं, जिसमें राजेश मेहता और उनकी कंपनी को ट्रेडिंग करने पर रोक लगा दी जाती है, यानी व्यापार करने पर रोक लगा दिया जाता है। मगर सवाल यह है कि सेबी को इस मामले में क्या करना चाहिए था और इन्होंने करा क्या है। खेड़ा ने कहा कि सेबी ने इस मामले को तकरीबन 7 महीने तक दबा कर रखा। 2024 में जब माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन थी, तब ये शिकायत आई थी। उस शिकायत पर सेबी 7 महीने तक बैठा रहा। आपको नोट करना चाहिए। दरअसल चिंता की बात यह है दोस्तों कि एलआईसी में लोग पैसा लगाते हैं ये सोचकर कि कोई सरकारी कंपनी है और पैसा बनाकर देगी, लेकिन ये एलआईसी पैसा लगाती है ऐसी कंपनियों में जिसके खतरनाक व्यापारिक मॉडल है दोस्तों, जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है, यानी सबके सामने खुलासा होता है तो बम जैसा मामला फटता है दोस्तों। इसीलिए अब ये जो राजेश एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ पूरा मामला है उसमें शेयर धारकों के अच्छे खासे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए हैं दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि लगभग 300 करोड़ का नुकसान एलआईसी को हुआ है, जो साफ तौर पर निवेशकों पर असर पड़ने वाला है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी रणनीति को लेकर नया आकार देना शुरू कर दिया है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, इसके लिए पार्टी के द्वारा व्यापक सामाजिक और राजनीतिक कवायद को तेज कर दी गई है। शुरुआत दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने के अभियान से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग और अल्पसंख्यक विभाग ने मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एक नई सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति तैयार की है। दोस्तों, और पार्टी का मानना है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में इन समुदायों के बीच में साझा मुद्दे और चुनौतियों को आधार बनाकर एक मजबूत सामाजिक गठबंधन खड़ा किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के अनुचित जाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरपर्सन राजेंद्र पाल गौतम ने न्यूज चैनल से बात करते बताया कि पार्टी एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करने जा रही है, जिसमें दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा। उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 6 जून यानी आज इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, कलाकार, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग और सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समाज के लोगों को एकजुट करके एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की मुहिम में सभी जाति समुदाय के लोग शामिल हैं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन एक बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी का सब लोगों को एकजुट करने का। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सारे समुदाय के लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं और अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस तरीके के अधिवेशन से कहीं ना कहीं माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ दिखाई देने लगा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी को खत्म करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि भांगर ब्लास्ट के मामले को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए भी बंगाल के अंदर सुपर एक्टिव हो गई दोस्तों। और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। शौकत मोल्ला को गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची थी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक शौकत को गिरफ्तार करने से पहले भगोड़ा घोषित किया गया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए तृणमूल कांग्रेस कार्यालय और मोल्ला के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दोस्तों, शौकत की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया गया था और 8 ठिकानों पर रेड मारा गया था, ऐसा दावा किया गया। कैनिंग पूर्व विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एनआईए के द्वारा की गई छापेमारी और गिरफ्तारी वो भी बंगाल में उस दौर में जब तृणमूल कांग्रेस को लेकर कभी विधानसभा, कभी सांसदों के भागने की खबर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से, बल्कि चारों तरफ से टीएमसी के ऊपर हमले हो रहे हैं दोस्तों। कह सकते हैं कि टीएम का ग्रह नक्षत्र पूरी तरीके से खराब चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा बुलाए गए आंदोलन को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों की 6 तारीख को आज जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है दोस्तों। और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। सोशल मीडिया हैंडल के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने कहा कि वो शनिवार 8 बजे सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचकर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। सोनम वांगचुक समेत कई सारे और भी बड़े लोग इसमें दिखाई देने वाले हैं दोस्तों। आशुतोष रांका ने प्रोटेस्ट में शामिल होने को, आंदोलन को शांतिपूर्ण और अनुशासित रहने के लिए बोला है दोस्तों। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों के दोनों समर्थन कर रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों के दोनों ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होने की अपील कर रहे थे दोस्तों। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पुलिस से पूछा गया कि क्या परमिशन लिया गया है आंदोलन करने का, तो पुलिस ने कहा कि उनके पास कोई भी ऐसा निवेदन नहीं किया गया है जिसमें पूछा गया हो कि वो आंदोलन करना चाहते हैं तो उनको परमिशन दिया जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर बिना परमिशन के प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो एक तरीके से प्रशासन के पास बहाना होगा रैली स्थल को खाली कराने का। तो ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी ने परमिशन नहीं मांगी, एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पर उनको जनता को जवाब देना चाहिए। और वैसे भी आम आदमी पार्टी से इतर अगर और समर्थक यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो माना जाएगा कि ये आंदोलन केवल हवाबाजी या फिर सोशल मीडिया पर नहीं था, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी था, ग्राउंड स्तर पर भी था दोस्तों। जो भी अपडेट आज आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पेपर लीक के मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि भाजपा वाले पेपर लीक को कोई मुद्दा भी नहीं मानते हैं। दरअसल ये जो अपडेट आई है वो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से जुड़ी हुई है दोस्तों। योगेंद्र उपाध्याय से पेपर लीक पर सवाल पूछा गया तो शिक्षा मंत्री योगेंद्र यादव मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कहते हैं कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, हम उनका इस्तीफा क्यों मांगे, क्यों इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, पेपर लीक के लिए मंत्री जिम्मेदार नहीं होता। यानी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जहां पर दबाकर पेपर लीक होता है दोस्तों,
दोस्तों वहां के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का मानना है कि पेपर लीक हो जाने से मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती और वो कहते हैं कि ये नहीं चलेगा कि दाढ़ी वाला मर्डर करेगा और मूंछ वाले को पकड़ा जाएगा। इसके बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये दाढ़ी वाले की बात किसकी कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं क्या मंत्री जी। अब इस मामले को लेकर दोस्तों एक बात तो तय दिखाई दे रही है कि बीजेपी के मंत्री जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है दोस्तों, यानी शिक्षा मंत्री भी बने रहना है और उसके बाद पेपर लीक अगर हो जाएगा तो जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे और कहेंगे पेपर लीक के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो फिर शिक्षा मंत्री किस लिए बनाए जाते हैं, ये सवाल का जवाब तो उनको देना चाहिए कि क्या शिक्षा मंत्री केवल जनता के पैसे पर बड़े बड़े काफिले लेकर निकलने के लिए और ऑफिसों में कुर्सी तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें देश के सबसे चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडी के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। पटना के कदम कुआं थाने के अंदर एक मामला दर्ज किया गया है जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ साथ आर्म्स एक्ट यानी 2 संगीन मामलों में अपराध दर्ज किया गया है दोस्तों। ऐसे में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद वो दावा करते हैं कि फायरिंग का वीडियो सामने आया है, हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में खान सर को लेकर दावा किया गया कि खान सर का नाम भी गिरफ्तार किए गए गार्ड ने लिया है। इस मामले को लेकर दोस्तों चर्चा चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खान सर जो लगातार गोदी मीडिया के खिलाफ माहौल बनाए हुए हैं और गोदी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं दोस्तों, आखिरकार खान सर के खिलाफ ये जो कार्रवाई हो रही है क्या ये गोदी मीडिया के खिलाफ खान सर के द्वारा दिए गए बयान और गोदी मीडिया के पूरी तरीके से चाटुकारिता को एक्सपोज करने के कारण हो रही है? और अगर आप भी मानते हैं कि ये जानबूझकर कार्रवाई है क्योंकि कुछ एक अध्यापक टीचर है देश के अंदर जो खुलकर बोलते हैं और कहीं ना कहीं देश की वास्तविकता आम जनता को बताते हैं दोस्तों, और उसमें एक नाम अगर सबसे आगे कोई है तो वो खान सर है और खान सर देश के मीडिया का भी काम करते हैं, जनता को देश से जुड़ी हुई हकीकत बताते हैं दोस्तों। और आज उनको किसी न किसी तरीके से फंसाने की कोशिश चल रही है। हालांकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने इस मामले को लेकर अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ऐसी उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे अफरा तफरी की स्थिति हो दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि खान सर की गिरफ्तारी भाजपा बिहार के लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि खान सर को सारे छात्र प्यार प्रेम करते हैं और खान सर शिक्षा की क्रांति लेकर आए हैं। जो सरकार के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो कम दाम में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया करवाए, वो सरकार नहीं करवा पा रही, तो खान सर ऐसा करके छात्रों को और आम जनता के बीच में शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं और आज उन्हीं को परेशान करने के लिए सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो दोस्तों साथ साथ बिहार एमएलसी चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड बीजेपी दोनों की उम्मीदवार सूची जारी हो गई है दोस्तों। आरएलएम की ओर से सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और बेटे दीपक प्रकाश का नाम अभी तक नहीं आया, तो इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री कैसे बनेंगे, क्योंकि ये ना तो एमएलए है ना एमएलसी है, और एमएलसी बनने के लिए इनको कोई एक सीट दे तो सही, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया दोस्तों। पवन सिंह को भी एमएलसी बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर दीपक प्रकाश को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो सवाल ये उठा है कि एलजेपीआर यानी चिराग पासवान क्या अपने एमएलसी की सीट का बलिदान देंगे और प्रकाश यानी दीपक प्रकाश को उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री को एमएलसी बनने का मौका देंगे, क्योंकि अगर एमएलसी नहीं बन पाए दीपक प्रकाश तो फिर उनका मंत्रालय जाएगा दोस्तों, मंत्री का पोस्ट जाएगा। अभी हाल फिलहाल के अंदर ही सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था जिसमें दीपक प्रकाश को फिर से जिम्मेदारी देकर मंत्री बनाया गया था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं छोड़ते दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसने का और बीजेपी को आईना दिखाने का। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को 5 मई को जो उनका जन्मदिन था इस पर बधाई दी दोस्तों। अखिलेश यादव ने कहा कि माननीय आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की सौहार्दपूर्ण मुबारकबाद। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद एक बात स्पष्ट है दोस्तों कि अखिलेश यादव जानबूझकर योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो सौहार्दपूर्ण और दूसरा मुबारकबाद। तो इससे पता चलता है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दोस्तों योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को उर्दू पसंद नहीं है। और आप लोगों को याद होगा कि उर्दू को लेकर योगी ने क्या बयान दिया था विधानसभा के अंदर, और अखिलेश यादव एक तरीके से अपने जन्मदिन के संदेश के माध्यम से उर्दू शब्द का इस्तेमाल करके यानी सौहार्दपूर्ण और मुबारकबाद शब्द का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ को चिढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधने का। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सही से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां चिढ़ते हैं और किन बातों से बीजेपी के लोग असहज महसूस करते हैं, और उसी हिसाब से अखिलेश यादव नाम के लिए जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन जिनको समझना है वो समझ गए हैं कि अखिलेश यादव इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का समर्थन किया। दोस्तों खुलकर केवल 2 ही लोग आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने समर्थन किया है, और अगर वैसे देखें तो अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने भी इसका समर्थन किया है। दोस्तों हालांकि छत्तीसगढ़ में उनका प्रभाव कह सकते हैं वो भी कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन दिल्ली में कुछ खास प्रभाव नहीं है। लेकिन दूसरा एक जो बड़ा नाम है वो सोनम वांगचुक का है। दोस्तों ऐसे में सोनम वांगचुक अगर मौजूद रहेंगे आज जंतर मंतर पर तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है। जो भी अपडेट से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी चुनाव को लेकर एक नई बड़ी अपडेट आई है। नामांकन वापस लेने वाले 2 उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर डाला है। कांग्रेस पार्टी ने विधान परिषद चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाते हुए 2 उम्मीदवारों को निलंबित कर दिया, और पार्टी ने यह कार्रवाई उन उम्मीदवारों के खिलाफ की है दोस्तों जिन्होंने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद अंतिम समय में अपना नामांकन वापस ले लिया था। चाहे वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली सीट के उम्मीदवार शैलेश अग्रवाल हो या फिर यवतमाल के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार साहेब राव कांबले हो, इन दोनों ने अपना नाम वापस लिया तो कांग्रेस पार्टी ने इनके खिलाफ कार्रवाई किया है। यानी ये लोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे थे दोस्तों। यानी टिकट देने के बावजूद पलटी मारकर भाजपा के साथ हाथ मिलाने का ये जो एक दौर चल रहा है, इसमें काफी चुनौती है कि एक ऐसे नेता को आगे किया जाए जो पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित रहे और बीजेपी के द्वारा बनाए गए दबाव पर बिल्कुल ना झुके। आप लोग की इस पर जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा के प्रति समर्पित व्यक्ति को भोपाल के अंदर यानी यूं कहिए मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों राज्यसभा चुनाव के लिए आगे किया है। जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी वो कमलनाथ था कि कमलनाथ को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने कमलनाथ से इतर पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित राहुल गांधी के कैंप से जुड़ी हुई मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। और अंदर खाने विधायकों के समर्थन जुटाने के लिए वो लगातार प्रयास कर भी रही है, और इसकी जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दी गई है कि वो पूरी तरीके से विधायकों को एकजुट रखे। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा हंगामा मचने वाला है दोस्तों। बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि हम भी अपना उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस पार्टी के लिए इस सीट पर चुनौती पेश करेंगे। ऐसे में दोस्तों कमलनाथ सोच रहे थे कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। और इसके पीछे बड़ा तर्क ये भी है कि कमलनाथ का अब जो उम्र है दोस्तों काफी ज्यादा हो चुकी है, और वो भी राजनीति में जो सक्रिय है केवल नाम मात्र के लिए सक्रिय है। तो ऐसे में एक नेता उसको आगे किया जाए जो राजनीति में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी या विचारधारा के प्रति समर्पित है, और इसीलिए नटराजन का नाम आगे किया गया। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत